ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के एक चैप्टर लाइट से। ठीक है, सो लाइट, देखो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके जो मेजर चैलेंजेस मैंने अभी तक देखे और काफ़ी स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन होने के बाद मुझे अधिकतर बच्चों के जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं रे डायग्राम्स बनाने में। ठीक है, कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स बनाने में दिक्कत आती है, या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस या मिरर की बात की जाए, और न्यूमेरिकल्स में कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका अभी तक मुझे जो लगा है और जो मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक सीखा है, उन्हें काफ़ी, ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 90% उनको उस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हुई है। सो आई होप कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर आपने वो तरीका समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स आप मान के चलिए आपके बाएं हाथ का खेल है, आराम से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट कर देता हूँ। थ्योरीज तो वैसे जनरली आपके स्कूल्स में पढ़ा ही देते होंगे, बट मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरीज के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसका नेचर, लाइट का नेचर जो है आपको थोड़ा समझ में आए और आपको थोड़ा आगे डायग्राम्स बनाने में भी इसकी काफ़ी आपको हेल्प लगेगी। सो लाइट से स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइट, हमने जनरली देखा है लाइट का मतलब क्या होता है। लाइट का मतलब वो जो जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है, सो उसे हम लाइट कहते हैं। अच्छा, लाइट देखा जाए तो लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो आपको अजीब लगेगा। हम जो देखते हैं वो देखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, लाइट दिखाई नहीं देती है, राइट। जैसे कि ऑब्जेक्ट से इमिट होने के बाद में जो रेस, जो इमेज उस ऑब्जेक्ट की बनती है, हमें एक्चुअली इमेज दिखाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। सो अगर आप कहो कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, लाइट तो हम देख सकते नहीं, आप लाइट की वेव्स को नहीं देख सकते, राइट। लाइट्स के बीच में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं हम उस पार्टिकल्स को देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द लाइट, इट्स अ फैक्ट। अच्छा, हो सकता है कि कुछ मीडियम्स अपन यूज़ कर सकते हैं उन वेव्स को देखने के लिए। जैसे कुछ वेव्स होती है जो हीट वेव्स होती है, जिसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है उसको देखने के लिए हम कुछ अलग से ऐसे ऑब्जेक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उसे देख पाए। पर नॉर्मली हम अगर देखें तो लाइट हमें नहीं दिखती, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जब लाइट की रेज टकरा कर हमारी आंखों पर आती है, राइट। सो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है जिनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो लाइट की कुछ बेसिक पहली प्रॉपर्टी होती है लाइट सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन वेव पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, सो वेव एक्चुअली वो चीज होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम यानी कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है वेव को ट्रैवल करने के लिए। वो फ्रीली हवा के अंदर ट्रैवल कर सकती है, वो फ्रीली जो है वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकती है, पानी के अंदर ट्रैवल कर सकती है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, हम पाइप का यूज करते हैं, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी को भी एक मीडियम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन वेव जो होती है, वेव को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से किरणें आ रही है हमारे ऊपर, राइट, इसके लिए हम कोई मीडियम यूज नहीं कर रहे। सो वेव नेचर को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एक और चीज होती है, सेकेंड पॉइंट, द ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे सीधे आती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे चल रही है। ठीक है, आप कहोगे सर वेव नेचर तो ऐसा होता है, वेव मतलब तो ऐसा, हाँ, इंटरनली अब देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि वेव है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, राइट। स्ट्रेट आपको ट्रैवल करती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि कोई एक लाइट इधर से आ रही तो लाइट पहले ऊपर जाएगी फिर इधर आएगी फिर ऐसे जाएगी, नहीं, स्ट्रेट, राइट। ठीक है, अब बात की जाए, लाइट हैज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर, डुअल का मतलब होता है दोगला, ठीक है। दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। लाइट दोगला नेचर शो करती है। पार्टिकल नेचर जहां से शो करना होता है वहां पार्टिकल नेचर शो करती है, और जहां वेव नेचर शो करना होता है वहां
वेव नेचर शो करती है। आप कहोगे कि पार्टिकल नेचर कहाँ शो करती है सर? लाइक देखिए, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, यानी किसी मेटल पर अगर आप एक लाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हो और उस लाइट की वजह से वो मेटल का एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है, उस समय लाइट का जो नेचर हो जाता है वो पार्टिकल नेचर हो जाता है। पार्टिकल नेचर मतलब लाइट एक पार्टिकल की तरह उस पर हिट कर रही है, एक एनर्जी का पैकेट उस समय हिट करता है। सो लाइट का डुअल नेचर होता है, ये नेचर अपने हिसाब से लाइट जो है चेंज करती है, ठीक है। बट इन जनरल देखा जाए तो हम लाइट का जो नेचर देखते हैं दैट इज वेव नेचर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट। ये तो आप सभी को पता है कि लाइट कास्ट शेडो, लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से क्या होती है, शेडो कास्ट होती है। अच्छा, मैं पार्टिकल नेचर का कुछ और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लाइट की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, तो आप जो सोलर पैनल्स देखते हो, ठीक है, सोलर पैनल में जब लाइट पड़ती है तो सिलिकॉन होता है सोलर पैनल पे, राइट। तो वो लाइट को एज अ पार्टिकल, जहाँ तक मेरी समझ है, ठीक है, एज अ पार्टिकल उसमें एनर्जी पैकेट स्टोर होता है और पार्टिकल की वजह से एक्साइटेशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर डेवलप होती है। सोलर पैनल, सोलर एनर्जी में आई थिंक उसका जो पार्टिकल नेचर है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है, ठीक है। चलो, सो दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। दूसरी बात अगर अपन कर लेते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। सो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई भी रे, चाहे वो लाइट हो या कोई अदर रे हो, ठीक है, देयर आर लाइट तो एक ही क्या कह सकते हैं, एक वन टाइप ऑफ वेव है, देयर आर मेनी वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, और लाइट वेव, हीट वेव, ठीक है, साउंड वेव। तो वेव तो बहुत सारी हो सकती है, उसमें से एक आती है लाइट वेव। सो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई वेव किसी एक चीज से टकरा कर वापस आती है, यानी टकरा के वापस आने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब जब कोई वेव किसी ऑब्जेक्ट से या किसी मीडियम से टकरा कर उसके थ्रू निकल जाए, यानी उसे पास ऑन हो जाए, है ना। जैसे कि कोई कांच का ग्लास है, कोई लाइट आई, उस कांच के ग्लास को पास करके चली गई और पास करने के बाद जिस एंगल पे वो आई थी वो अपना एंगल चेंज करके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे या सीधी भी चली जाए, ठीक है, कुछ सम डिग्री, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब टकरा के वापस आना, रिफ्रैक्शन मतलब उससे गुजर जाना, ठीक है, पास ऑन हो जाना। एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब ना तो उससे गुजरना, ना उससे टकरा के वापस आना, उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है। तो ये नेचर होता है लाइट का। अब इसमें अगर एग्जांपल में दूं तो जो ब्लैक कलर हमें दिखाई देता है, वो काला कलर किसी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक कलर का ऐसा नेचर होता है कि लाइट को अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आप देखोगे तो ब्लैक कलर हमें इसलिए दिखाई देता है कि आप कहोगे सर फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो हमें कैसे, क्यों ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके आसपास की चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करके दिख रही है और जहाँ नहीं दिख रहा है वो चीज़ है ब्लैक। सिंपल सा मतलब है। यानी आप पूरे अंधेरे कमरे में अगर आप लाइट लगा दोगे, पूरा अंधेरा कमरा, पूरा ब्लैकिश कमरा है और उसमें सारे ऑब्जेक्ट ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सारे काले कलर के ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर रखे हुए हैं और अगर आप उसमें लाइट फोकस करोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। उसका रीज़न ये है, हाँ, बट कंडीशन है कि उसके अलावा, ब्लैक के अलावा कोई भी चीज़ दूसरी नहीं होनी चाहिए उस रूम के अंदर। हमें जो चीज़ें दिखती है वो दिखती है दूसरों के रेफरेंस से। यहाँ काला इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ सफ़ेद दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए जहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वो चीज़ हमें क्या दिख रही है, ब्लैक। तो ब्लैक क्या कर रही है, ऑब्जर्व, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो कुछ नियम है रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आने के नियम है वेव के। कौन सी वेव के, लाइट वेव के। तो उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लाइट वेव। सो लाइट के वेव नेचर पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और नियम क्या कहता है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे खास बात है कि हर चीज़ें रूल से चलती है। हर एक चीज़ का एक रूल है, एक लॉ है।
जैसे हर देश में एक नियम होता है, एक लॉ होता है, एक कानून होता है, वैसे ही ब्रह्मांड के भी कुछ कानून है, वैसे ही लाइट के भी अपने एक नियम है, एक लॉ है। ठीक है, ये कोई बनाता नहीं है, जैसा नेचर होता है वैसा हम समझ लेते हैं कि हाँ लाइट कुछ इस तरीके से बिहेव करती है, तो ये एक प्रकृति ने उसे एक लॉ दिया हुआ है, एक नियम दिया हुआ है। तो उसी को एक्सपेरिमेंट के बाद में हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट का जो एंगल है वो बराबर होगा इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ नॉर्मल। अच्छा, किसके साथ में? नॉर्मल के साथ में। अच्छा, अब ये क्या चीज है नॉर्मल? तो पहले हम नॉर्मल को समझेंगे, क्योंकि नॉर्मल के साथ में एंगल बना रहा है, इंसिडेंट का एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल को समझेंगे। तो नॉर्मल बेसिकली क्या है बेटा? नॉर्मल बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है ना, एक इमेजिनरी, यानी हमने इमेजिन करी है। वैसे ऐसी कुछ लाइन होती नहीं, लेकिन हम इमेजिन करके चलते हैं। इमेजिन करते हैं कि नॉर्मल जो लाइन होती है वो क्या होती है? नॉर्मल का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से या किसी बॉडी से वो परपेंडिकुलर हो, उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल, है ना। किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर वो परपेंडिकुलर जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। अब जैसे मान लो बेटा कि ये एक कांच है, ठीक है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जितनी भी नॉर्मल्स होगी वो क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। ये हम इमेजिन कर रहे हैं, ये जा नहीं रही, ना तो ये लाइट की रे है ना ये इधर से कुछ निकल रही है, बट हम हमारे रेफरेंस के लिए, कैलकुलेशन के लिए मानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से इमेजिनरी नॉर्मल रेस होती है, और ये जो नॉर्मल रे होती है ये उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यानी इस मिरर की यहाँ जहाँ मैं डैश लगा रहा हूँ, ये मिरर को पीछे से पेंट किया हुआ है। मिरर की साइड कौन सी है? फ्रंट साइड ये है, ये फ्रंट साइड है बेटा, और ये बैक साइड है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल होगी ये क्या होगी? इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बना देगी, और देयर कुड बी इनफाइनाइट, है ना, सारी परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, अगर ये मिरर तो प्लेन है, ठीक है, स्ट्रेट एंड प्लेन, राइट। अगर कर्व वाली बात की जाए, अगर मान लो ये मिरर क्या होता है? कर्व हो जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे जाएगी? हाँ, हमें पता है कि नॉर्मल कैसी होती है, कर्व नेचर में ऐसी आएगी, ठीक है। ये सारी नॉर्मल है, ठीक है, दीज आर नॉर्मल, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, एक और चीज आपने शायद मैथ्स में पढ़ी होगी, ठीक है, कि जो भी सेंटर से रेडियस होता है किसी सर्कल का अगर सेंटर से रेडियस होता है, तो यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट बनाते तो ये क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। ये क्या बनाता है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, मान लो ये रेडियस है, ये सर्कल है तो ये रेडियस है, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180, तो ये भी 90 डिग्री होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्कल के सेंटर से जितने भी रेडियस निकलते हैं वो सारे एक्चुअली देखा जाए तो वो क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं, सारे नॉर्मल होते हैं। किससे? इस प्लेन से। तो ये सारे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बात ध्यान में रख के चलना बेटा कि कर्व के केस में जो रेडियस बनता है वो क्या होता है? एक नॉर्मल होता है। अब रेडियस तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम मान के चलते ना कि रेडियस से जो नॉर्मल होगा, राइट। तो प्लेन मिरर के केस में इस तरीके से नॉर्मल होते हैं और कर्व के केस में इस तरीके से नॉर्मल होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों चीजें ही आपको एंड तक काम में आने वाली है, ठीक है। तो फिर से एक बार, प्लेन मिरर के केस में जो नॉर्मल होता है वो इस प्रकार से होता है, बहुत सारे इनफाइनाइट नॉर्मल रेस निकलती है। नॉर्मल मतलब उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना आवश्यक है। वेरस कर्व के केस में क्या होता है? कर्व के केस में उससे सेंटर से जो रेडियस होता है वो हमेशा उसके नॉर्मल होता है। तो माना जाता है कि जो नॉर्मल होता है वो यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी कर्व के, तो वो हमेशा क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर। बस ये याद रखना, ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं। पहला नियम तो हमने जान लिया, क्या पहला नियम क्या बोलता है? अच्छा, अभी नॉर्मल की बात कर रहे थे, सॉरी। तो पहला नियम क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पे
जहां पे घटना हुई है ना, यानी ये है अपना, ये है मान लो मिरर, है ना, ये है मान लो मिरर, ये मिरर है, ये मिरर का हो गया फ्रंट साइड और ये हो गया बैक साइड, है ना, बैक साइड ऑफ द मिरर। इसकी अगर नॉर्मल की बात की जाए तो इससे नॉर्मल जो जाएगी कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है ना, नॉर्मल, ठीक है, सीधी जाएगी, जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी, यहाँ से 90 डिग्री होगी नॉर्मल, है ना, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, है ना, ठीक है, ये वही नॉर्मल। अच्छा, क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, किसकी बात कर रहा है, किसके एंगल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लाइट के रे की। अब ये जो लाइट की रे है, मान लो यहां से लाइट की रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट की रे यहां से आ रही है, तो जो आ रही है, ठीक है, उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, या जिसको हम कह सकते हैं आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो आ रही है उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। अच्छा, हम एक ही तरंग ले रहे हैं, मिरर के ऊपर बहुत सारी रे आ रही है, लेकिन हम एक तरंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रे भी आएगी तो कहीं ना कहीं सभी से नॉर्मल से बनाएगी, ठीक है, बहुत सारे नॉर्मल है, इनफाइनाइट नॉर्मल है, तो इनफाइनाइट रेस उससे भी वही एंगल बनाएगी जो लॉ के हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए हम एग्जांपल के लिए सिर्फ एक ले लें, ठीक है, तो कोई इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और टकराई मिरर पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पेंटेड है, पीछे से पेंट किया हुआ है, राइट, तो इसके पास तो इससे गुजरेगी नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से टकरा के वो क्या करेगी, वो वापस से चली जाएगी। तो जब आई थी तब उसका नाम था इंसिडेंट रे, लेकिन जब वो टकरा के वापस गई तब उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम बोल देंगे आर, ठीक है, इसे हम बोल देंगे आर। अब क्या कहता है पहला नियम कि एंगल जो बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल बना रही है विथ नॉर्मल, तो ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ में, इसको बोलेंगे एंगल आई, और ये जो एंगल जा रहा है इसे बोलेंगे एंगल आर। तो जो ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। कहने का मतलब है कि अगर ये लाइट की जो रे है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री से टकरा रही है नॉर्मल से, तो यही वापस से 30 डिग्री से जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। तो इसको कहा गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन ये कानून सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बेटा ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो पहला तो समझ में आ गया, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस जाएगी, और एंगल किससे लेना है, नॉर्मल से, नॉर्मल, समझ में आया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम क्या कहता है, ये सिंपल है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल रे है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहाँ है, ये पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट, और इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि सारा हादसा, सारे इंसिडेंट, सारी चीजें कहाँ हो रही है, यहाँ। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे तीनों जो रे है ना, वो तीनों जो रे है वो एक ही प्लेन में लाई करेगी। प्लेन मतलब बेटा वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब है कि ये जो एक, आपने कार्टेशियन प्लेन नाम सुना है ना, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है,
एक्स एक्सिस। तो प्लेन का मतलब है कि केवल एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ही उसमें रहेंगे, सेम प्लेन। मतलब ये जो बोर्ड दिख रहा है बस इसी प्लेन में रहेगी। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे बोर्ड से बाहर आ गई, नॉर्मल रे इधर चली गई और जो नॉर्मल सॉरी जो रिफ्लेक्टेड है वो इधर आ गई, नहीं। तो 3 डिग्री में हो जाएगा, ठीक है, 3D में हो जाएगा। ये चीजें 2D में ही रहेगी, यानी सेम प्लेन, यानी इसी बोर्ड के प्लेन में ही रहेगी, इससे बाहर नहीं रहेगी, ठीक है। यानी एक सेम प्लेन होगा, चाहे वो एक्स वाई का प्लेन हो, चाहे फिर वो वाई जेड का प्लेन हो, ठीक है, वाई या जेड एक्सिस पे, ठीक है। हालांकि इस पे इतना ज़्यादा गौर करने की बात नहीं, बस इतना ध्यान रख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो तीनों रेस होती है ये एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन पे मिलती है। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे इसके बाद में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, किस तरीके से हमें रे डायग्राम बनाना है, और इसके बाद में थोड़े न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो मैं मिरर के ऊपर जाऊँ उससे पहले मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। डेफिनेशंस आप सामने डेफिनेशंस की आपको मिल जाएंगी स्कूल्स में, ठीक है, और बुक्स में दी हुई है। मैं फोकस करूँगा कि आपको ये थोड़ा सा याद रहे एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, उसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। उसके बाद अपन डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स और उसके बाद जो रे डायग्राम्स होते हैं, जो मिरर और लेंस का यूज करके मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। तो फटाफट इसको समझ लेते हैं, ठीक है। रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, जब लाइट की जो रे होती है ना, जब लाइट की रेस किसी ऑब्जेक्ट से, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब लाइट की रेस किसी भी मीडियम से पास होकर, ठीक है, या पास ना होकर रिफ्लेक्ट होकर भी जब लाइट की रेस मिल जाती है, ठीक है, यानी सपोज ये एक मीडियम है और एक और रेस आके यहाँ मिलती है, तो ये जो इमेज बनेगी रेस के टकराने से, जब इमेज बनेगी वैसी इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज। और ऐसी इमेज जनरली जो बनती है उसके लिए हमें एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है, एक पर्दे की आवश्यकता होती है। तो रियल इमेज जो होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ बनती है, पर्दे के ऊपर। कैसे बनती है, जब लाइट की जो रेस एक्चुअल में टकराती है तब हमें रियल इमेज मिलती है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। अच्छा, जरूरी है क्या ये पास ऑन होके रिफ्रैक्ट होके ही आएगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कोई इमेज हो, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है और टकरा के भी हो सकता है, टकरा के भी यहाँ पे कहीं अगर मिल रहा है तो इस केस में भी रियल इमेज हमें ऑब्टेन्ड होती है। तो नेसेसरी नहीं है कि वो पास होके मिले, हो सकता है वो टकरा के भी मिले, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक्चुअल में लाइट का जहाँ रेस का जहाँ टकराना होता है उस कंडीशन में हमें रियल इमेज बनती हुई दिखाई देती है। अच्छा, एक और चीज इसमें जनरली बोला गया कि इन्वर्टेड बनती, कैसी बनती, इन्वर्टेड बनती। अच्छा, तो मैंने अभी यहाँ पे सीधा बना दिया है, ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए। लेकिन क्या होता है, जनरली जो इमेज आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी बेटा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज जो फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होगी। और उसका एग्जांपल है इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन। अब आप बोलोगे कि सर इन्वर्टेड हमें तो सिनेमा में सीधी दिखाई देती, उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती? तो बेटा उसका एक कारण है, इन्वर्टेड इमेज को फिर से एक लेंस का यूज करके वो क्या कर देते हैं, इरेक्ट कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी इमेज रियल होती है, रियल एंड इरेक्ट हो जाती है, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होती, लेकिन उस समय होती भी रियल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहाँ पे कोई लेंस यूज करेंगे, लेंस यूज करने के बाद में वही इमेज आपको क्या सीधी दिखाई देने लगती है, ठीक है। सो रियल इमेज की बात करें, वो इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वो डिपेंड करता है लेंस आप यूज करके उसका जो है डेमोग्राफी जो है उसकी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है रियल इमेज की। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज वो होती है जहाँ लाइट रे अपीयर्स टू मीट, ठीक है, हमें दिखाई देती है कि मिलने वाली है, लेकिन लाइट की जो रेस होती है वो मिलती नहीं है, ठीक है, लाइट की जो रेस होती है वो एक्चुअली मिलती नहीं है। उदाहरण के तौर पे प्लेन मिरर का केस ले लेते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर का केस है, हमें जो प्लेन मिरर में दिखाई देती है, हमारी जो इमेज दिखाई देती है वो दैट अपीयर्स टू मीट बट दे डू नॉट मीट। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि अगर मान लो बेटा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, अपने आप को देख रहे हो, यहाँ से आपकी एक रेस का यूज करेंगे, ठीक है, टकराएंगी
और कहाँ जाएगी यहाँ से, अगर पैरेलल है तो पैरेलल टकरा के वापस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, अच्छा नॉर्मल भी बना ही देते हैं ताकि नियम से चलना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले बताया। तो आप पहली रे आई, नॉर्मल से टकराई और वापस चली गई। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल भी है, नॉर्मल के ऊपर ये लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और नॉर्मल भी एक ही जगह पे है। तो इधर आई एंगल आई जो बन रहा है एंगल आर के बराबर है, एंड दैट इज 0 डिग्री का बन रहा है। चलो तो ये हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये एक्चुअल में अंदर नहीं जा रही पर हम इमेजिन कर रहे हैं, अपीयर्स हो रही है, ठीक है। एक दूसरी रे लेंगे क्योंकि कम से कम हमें किसी भी रे डायग्राम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत है, ताकि वो दोनों रेस जहाँ टकराएगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन मिल सके। इसलिए 2 रेस तो कम से कम हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, पोजीशन को, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ड्रॉ करने के लिए, या उस ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 रेस तो कम से कम चाहिए। ज़्यादा रेस होंगी तो ऑफकोर्स हम उससे भी बना सकते हैं, पर 2 रेस हमें चाहिए। तो पहली रे आई, टकरा के वापस चली गई, ठीक है। एंगल लो, अभी भी इसने कानून अभी भी नहीं छोड़ा बेटा। कानून क्या कहता है कि सारी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कितने के बराबर है ये, 0 के बराबर है। सो दोनों 0 डिग्री पे है और नॉर्मल भी वहीं पे जा रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर। अच्छा ये तो एक हो गई। अब यहाँ से हम ले लेते हैं दूसरी रे, ठीक है। तो दूसरी रे ली, ठीक है, यहाँ से ली हमने सेकेंड रे, ब्लैक से ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी रे ली हमने, टकराई, ठीक है। अच्छा ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये जो जा रही है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये भी एक नॉर्मल होगा, ठीक है। एक तरीके से इसको नॉर्मल बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल लेंगे 90 डिग्री होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ सॉरी इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। एक रे यहाँ से ले ली इंसिडेंट रे, और ये टकरा के कहाँ जाएगी, वापस टकरा के जाएगी इधर, और कितना एंगल होगा दोनों का, बराबर। यानी यहाँ ये 30 डिग्री बना रही है तो ये भी 30 डिग्री बना रही है। ये इंसिडेंट रे है क्योंकि आ रही है, और इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे भी नियम फॉलो हो रहा है, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री सपोज, है ना। अब क्या हो रहा है, ये दोनों रे एक तो टकरा के वापस होगी, है ना, सेम एंगल पे, और ये भी टकरा के वापस होगी सेम एंगल पे, एंगल सेम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये टकरा रही है, लेकिन कहीं पे हमें दोनों एक्चुअल मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अपीयर्स टू मीट का यूज करेंगे। अपीयर्स मतलब देखेंगे, इसको थोड़ा और आगे ड्रॉ करके तो हमें दिखाई देगा दे अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दे आर अपीयर्स टू मीट, तो यहाँ पे अपनी क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, और इस इमेज को अपन बोलेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो एक्चुअली मिल नहीं रही है, लेकिन दे आर अपीयर्स टू मीट, सो दिस इज वर्चुअल इमेज। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, ठीक है। एग्जांपल दिया है प्लेन मिरर के द्वारा, कैसी है, इरेक्ट मतलब सीधी सीधी, ठीक है, दिस इज इरेक्ट एंड दिस इज इन्वर्टेड, उल्टी, ठीक है, उल्टी सीधी, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं बेटा, ठीक है, और ये इरेक्ट सीधी, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब फटाफट अपन आ जाते हैं और मिरर्स के ऊपर, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव की बात कर लेंगे, ठीक है। चलो ऑलराइट, अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा फोकस करके आपको सुनना है, ठीक है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम बात करेंगे बेटा मिरर्स की, ठीक है, मिरर्स हमें पता है कैसे होते हैं। मिरर्स की जनरली हमें एक बात पता है कि मिरर्स एक साइड से पेंटेड होते हैं, ठीक है, सारे मिरर्स, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो स्पेरिकल हो, चाहे वो कॉन्केव हो। तो ऐसे मिरर्स जो कि बेटा इस तरीके से आपको दिखाई दे, ठीक है, यानी इस तरीके से जो मिरर पीछे से पेंटेड है, ऐसे मिरर्स को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आगे से, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट हो तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आगे से उठा हुआ यानी गोल, ठीक है, सी शेप के जो मिरर होते हैं दे आर कॉन्वेक्स मिरर। और सी का उल्टा एक केव शेप में जो बनता है, एक केव यानी गुफा के जैसा आपको दिख रहा है, इसको आप कह सकते हो कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ से पीछे से पेंटेड है, अब एक केव शेप में आपको दिख रहा है,
ये आपको सी शेप में दिख रहा है, ठीक है। सी शेप में जो दिख रहा है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, और उल्टा सी जो दिख रहा है जो केव शेप में दिख रहा है इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखना, ठीक है। फटाफट चलो आगे बात कर लेते हैं। नियम हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल से क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों रे का जो एंगल होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल से क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन के लिए कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन बना लो बेटा, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इस एक्सिस को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के राइट साइड में सारी जो एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, वाई एक्सिस के ओरिजिन से ये क्या होता है बेटा, ओरिजिन, ठीक है। इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से नीचे अगर आप आओगे तो वाई एक्सिस पे वैल्यूज क्या हो जाती है, नेगेटिव, और एक्स एक्सिस में ओरिजिन के उधर चले जाओगे तो क्या हो जाती है चीजें, वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको पता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा 9th में, ठीक है, मैथ्स में। anyway, अब खास बात ये है कि हम इसी का यूज करके जितने भी मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, चाहे लेंस हो, हम इसी का यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो पहले बात करते हैं एक कॉनकेव मिरर की। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की। तो चलो हमने एक यहाँ पे बना दिया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा, जो केव की तरह दिखता है और उल्टा सी है, ठीक है, ठीक है, उल्टा सी जो कि एक केव की तरह दिखता है, उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्योंकि ये मिरर है तो हमने इसे यहाँ से क्या कर दिया, अच्छा, मिरर के इस पॉइंट को कहा जाता है पोल, ठीक है, इस पॉइंट को कहा जाता है पोल। अच्छा, और इस एक्सिस को कहा जाता है मिरर के केस में, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, लेकिन मिरर के केस में इसे कहेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और मिरर की जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे, ये जो दूरी है मिरर की इसको बोलेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर, मिरर का अपर्चर की तरह इसको बोलेंगे मिरर का अपर्चर, ठीक है। ये तो हुई मिरर की बात, ओके। अब हमें एक चीज पता है, इसको अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रख लेना बेटा, अभी मिटा रहा हूँ ताकि डायग्राम जो है थोड़ा सा जो मैं बनाने वाला हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपर्चर याद रखो ना रखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ उसको अपर्चर बोलते हैं। याद क्या रखना है, सबसे बड़ी खास बात है, मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले इस मिरर का जो टुकड़ा है उसको एक सर्कल के शेप में देना है, क्योंकि ये टुकड़ा कहीं ना कहीं किसी स्फीयर से निकल के आया है, ठीक है। जो मिरर है इस तरीके का जो मिरर है कहीं ना कहीं किसी एक स्फीयर से निकल के आया है, ठीक है। तो इसको हम शेप दे देंगे। अब मुझे बताओ कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे, होगा, है। तो ये अगर सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा बेटा, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, है ना। ये भी एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने ये जाना था कि रेडियस जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। रेडियस जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है बेटा, ठीक है। तो इसका अगर अपन नॉर्मल देखें तो इस तरीके से जाएगा, नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ से जा रहा है ना। तो ये जो एंगल है ये भी परपेंडिकुलर होगा,
और ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इसको मैं, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, नॉर्मल, और यहाँ पे मान रहा हूँ इसको रेडियस, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है आर। तो ये जो कॉन्केव मिरर है बेटा, इस कॉन्केव मिरर का जो रेडियस है, रेडियस का जो आधा होगा उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। और ये जो दूरी होगी फोकस पॉइंट से पोल तक की जो दूरी होगी, इसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। ये हो गई फोकल लेंथ। क्या होगी? फोकल लेंथ। अच्छा, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व मतलब गोल, कर्व, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस मतलब, फोकस पॉइंट कहाँ होता है? रेडियस के आधे में, और वहां से जो लेंथ होती है उसे बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी है वो रखना है नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रे यानी शॉर्ट में लिखा हूँ आई का जो एंगल होगा वो बराबर किसके होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है ना। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे का जो एंगल होगा वो होगा बराबर किसके? रिफ्लेक्शन के। एंगल किससे बनाएगा? नॉर्मल से। नॉर्मल हमने दिखा दिया, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना, नॉर्मल। अच्छा, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं एक, दो रेस की जरूरत होती है किसी भी इमेज को बनाने के लिए, रियल हो वर्चुअल हो, दो रेस की जरूरत होती है। तो मैं दो किरणों का यहाँ से सहारा लूंगा। तो पहली रे ली मैंने यहाँ से, और वो टकराई कहाँ पे? मिरर पे। सिंस ये मिरर है तो इसके पार नहीं जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा? टकरा के वापस आएगी। तो ये गई, इस रे को बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे, है ना, आई। टकराएगी तो इस रे को अपन क्या कहेंगे? इस रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी आर। अब ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो क्या होगा? एंगल आई। और ये जो बनाएगी ये क्या होगा? एंगल आर। तो ये आई और आर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एंगल आई बराबर क्या होना चाहिए? एंगल आर। अच्छा, मिरर, प्लेन मिरर के केस में क्या हो रहा था? सीधी आ रही थी पैरेलल, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? टकरा के वापस गई, क्योंकि प्लेन, वो जो मिरर था बेटा प्लेन था, तो नॉर्मल कहाँ थी? सीधी थी उसकी नॉर्मल, लेकिन इसकी नॉर्मल ऐसी है। तो नॉर्मल से हमें एंगल देखना है, ठीक है। सो नॉर्मल से आई आर बराबर है, ठीक है, ये बना दी पहली है। अच्छा, दूसरा क्या कहता है नियम कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सारे एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए, ठीक है। अब एक और रे हमें लेनी है, ठीक है, एक और हमें रे लेनी है, ठीक है। वो रे जाएगी फोकस से पास होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से पास होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से पास होकर जाएगी, और वो भी टकरा के, एक रे को फोकस से पास कराना है। फोकस से अगर टकराएगी तो टकराने का नियम क्या? टकराएगी तो क्या होना चाहिए? नॉर्मल से क्या होना चाहिए? एंगल बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ टकरा रही है और ये टकरा के वापस जा रही है, ठीक है। टकरा के कहाँ जा रही है? वापस जा रही है। अच्छा, तो ये जो है, ये नॉर्मल कहाँ आएगा? रेडियस, इसका रेडियस निकाल देते हैं, एक और नॉर्मल बन जाएगा। तो ये बन गया अपना नॉर्मल, एक और, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल होते हैं बेटा, तो ये बन गया नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल, तो ये एंगल और ये हो गया आर, है ना। तो दो रे ली, नियम हमने फॉलो किया, आई आर बराबर, आई आर बराबर। अब ये टकरा के कहाँ गई? इधर, और ये मिल गई यहाँ पे।
तो जहां ये दोनों टकरा के रेस मिली, ठीक है, जहां ये टकरा के रेस मिली तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपना इमेज बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अच्छा, क्योंकि अब देखो रेस टकरा के मिल रही है ना, तो जहां रेस टकरा के मिलती है वहां पे इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, पहले बताया था। अपीयर्स टू वाले केस में क्या होता है, वर्चुअल बनती है, लेकिन यहाँ क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो ये जो दूरी है, जो इमेज की जो दूरी है, इसे हम बोलेंगे v। v मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से, पोल से बेटा, ठीक है, पोल से थोड़ा और ले लो, या फिर ये वाई एक्सिस से मान सकते हो, ठीक है। पोल से जो दूरी होगी वो क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ लेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा कचरा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आप मान लो कि ये हुई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कहाँ से बनाऊँ मैं, चलो यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको बोलेंगे u। क्या हो जाएगा, u हो जाएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस इतना ध्यान रखना। तो हमारे पास में u आ गई जिसे हमने कहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v आ गई जिसे हमने कहा इमेज की डिस्टेंस, हमारे पास फोकल लेंथ भी आ गई। अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये कार्टेशियन प्लेन है तो फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ किधर आ रही है, इस साइड में आ रही है, और इस साइड में एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला। तो इस साइड में अगर लेंथ आ रही है तो इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, इस दूरी की जो इस दूरी का जो साइन होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव या पॉजिटिव। इस साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ इस केस में क्या होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा, इमेज क्या बन रही है, यहाँ बन रही है इमेज बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। रियल क्यों, क्योंकि रेस टकरा रही है ना, रेस टकराने से रियल बनती है। तो इस केस में जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, तो इमेज क्या होगी, वो भी नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा हुआ है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। इतना ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फोकल लेंथ इधर है क्योंकि मिरर ऐसा रखा हुआ है, तो फोकस पॉइंट यहाँ पे, तो उसकी लेंथ कहाँ आएगी, नेगेटिव। इमेज यहाँ बन रही है v, तो v भी क्या हो गया, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, नेगेटिव में, तो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, इसको आप थोड़ा पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड केस हुआ, ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक फटाक से क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स जो है फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा साइन यूज करना है आपको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, वो लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूला है बेटा, तो मिरर फॉर्मूले में आपको सिर्फ मिरर के केस में ही वो फॉर्मूला यूज करना है, लेंस के केस में नहीं करना। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/में f इज इक्वल टू 1/में v प्लस 1/में u। f का मतलब फोकल लेंथ, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और एक और फॉर्मूला होता है m मतलब मैग्निफिकेशन, दैट इज -v/में u। ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले, m ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, अगर मान लो इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, h1, और इमेज की हाइट जो बन रही है उसको मान लेते हैं अपन h2, है ना। पहले मान लो कि एक्चुअल उसकी हाइट क्या थी, 10 मीटर की, लेकिन टकराने के बाद जब उसकी इमेज बनी वो 10 से कम हो गई होगी या ज़्यादा हो गई होगी। तो जो भी होगी, जितना भी उसका मैग्नीफिकेशन, अगर 10 से ज़्यादा हो गई तो मतलब हाईली मैग्नीफाइड हो गई, 10 से बड़ी हो गई मतलब हाईली मैग्नीफाइड हो गई, 10 से छोटी हो गई मतलब मैग्नीफिकेशन उसका कम हो गया। तो इसके लिए बेटा हाइट बड़ी है या घटी है, इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है -v/v। v मतलब हमें पता है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, है ना। और हाँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं -v/में u इज ऑल्सो इक्वल टू h2/में h1। h1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और h2 क्या है, इमेज की हाइट,
ये चीज़ ध्यान में रखना, है ना। अब फटाक से एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इस पर, ठीक है। अब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर साइज, 4 सेंटीमीटर साइज है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की साइज अगर 4 सेंटीमीटर तो हाइट ले लिए अपन ने, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मतलब एक ऑब्जेक्ट का 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, यू, इसको ले लेंगे अपन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी साइन पे बात नहीं कर रहा हूँ, साइन तो आप मुझे बताओगे, प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है। और बोला है कि मिरर की जो फोकल लेंथ है, मिरर की जो फोकल लेंथ है, कौन से मिरर की, कॉन्केव मिरर की, कितनी दी हुई है उसमें, मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है बेटा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब हमें किस जगह पे स्क्रीन लगानी चाहिए कि जो इमेज जो बने वो एकदम शार्प बने, यानी इमेज वहाँ पे बन जाए, किस जगह हम उस स्क्रीन को लगाएं। हमें पता है स्क्रीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, रियल इमेज बनने में। तो रियल इमेज बन रही है तो वो पूछ रहा है कि स्क्रीन को हम कहाँ लगाएं, यानी ये पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर बन रहा है तुम्हारी इमेज तो यहाँ पे स्क्रीन लगानी चाहिए, तो स्क्रीन कहाँ पे लगाए, मतलब कितनी दूर लगाए। तो इसलिए वो क्या पूछ रहा है आपसे, वी पूछ रहा है कि वी बताओ क्या है, इमेज की डिस्टेंस क्या है। और उसने पूछा है कि इमेज की हाइट क्या होगी, यानी H2 जो है, H2 जो है वो क्या होगा, इमेज जो बनेगी उसकी हाइट क्या होगी, जो नई इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी। ये क्वेश्चन है। अब देखो साइन कन्वेंशन है, बहुत सिंपल है, इसको देख के आप लोगों को बता ही सकते हो। हाइट, हाइट क्या लेनी चाहिए, पॉजिटिव लेनी चाहिए, नेगेटिव लेनी चाहिए। तो एक्स वाई एक्सिस ऊपर देखो, हाइट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर अगर हाइट जा रही है तो वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो हाइट क्या ले लिया अपन ने, पॉजिटिव। यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे यू जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दूरी है ना, एक्स एक्सिस पे ये दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये लिया नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी बाय एक्स एक्सिस, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। इसमें बाय एक्सिस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहाँ है, यहाँ पे, ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ भी एक्स एक्सिस पे जा रही है इधर, तो इधर साइड में क्या लेंगे, नेगेटिव। बस 3 चीजें हैं, 2 चीजें निकालनी है, फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है v, है ना। तो कैसे सोचेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में देखेंगे क्या हमें f दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या हमें u दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो 2 चीजें दी हुई, एक चीजें नहीं दी हुई, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, v, v मतलब इमेज की डिस्टेंस। अगर v नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है। v अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है, ठीक है। सो चलो निकाल के देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। सो हम लेंगे अब ये फॉर्मूला यूज करें बेटा, 1/f, फोकल लेंथ हमने क्या मानी, नेगेटिव, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v, v तो हमें निकालना है तो इसको ऐसे रहने दिया, फिर प्लस 1/u, u क्या दिया हुआ है, -25, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये -25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +25, तो 1/25 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। ये प्लस इंटू माइनस अल्टीमेटली माइनस हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये माइनस साइन है, ठीक है। ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 1 50, 25 आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई, देयर इज 25 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे तो ये जाएगा -10/25 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/v। अच्छा 5 से चला जाएगा, ये बचेगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75, ठीक है। तो v आ जाएगा बेटा, इसको पलट देंगे, 1/v को पलट देंगे तो ये पूरी यहाँ की जो वैल्यू ये भी पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा अपना, सॉरी 5 2 ज़ा 10, ठीक है।
ये हो जाएगा 75/2, साइन कौन सा है, माइनस माइनस, तो v क्या आ गया अपना 75/2, दैट इज इक्वल टू 37.5 है ना सेंटीमीटर। मतलब ये जो v है, ये जो इमेज की डिस्टेंस है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्सिस पर कितनी 37.5 सेंटीमीटर। अच्छा फोकल लेंथ कितनी दी थी उन्होंने 15, ये देखो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यहाँ 37 मतलब थोड़ा और उससे आगे। एक्चुअल में जो इमेज बननी चाहिए बेटा ये थोड़ी सी और आगे बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो समझाने के लिए बनाया था। वैल्यू के बेसिस पे ये जो इमेज बनेगी 37 यानी 15 30 यहाँ पे ये बनेगी बेटा, ठीक है। ये जो इमेज बनेगी ये सेंटर से रेडियस से उधर बनेगी, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है और रेडियस का फोकल r इज इक्वल टू 2f बेटा, है ना, r इज इक्वल टू 2f, है ना, तो फोकल लेंथ क्या डबल होता है रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा रेडियस 30 सेंटीमीटर और अपनी इमेज क्या बन रही है 37 पे, तो रेडियस की भी उधर बनेगी, यानी सेंटर से यहाँ कहीं पे ये बनेगी इमेज, ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या आ गई, इमेज की डिस्टेंस आ गई। अब हम निकाल लेंगे इसका, और क्या पूछा है इसमें पूछा है कि बताओ जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी, यानी h2 पूछा हुआ है, तो h2 निकाल लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या फॉर्मूला है H2/H1, है ना, तो H2/H1 बराबर क्या है -v/u। अच्छा v अभी निकाला अपन ने, कितना निकाला -37.5, तो -37.5 अपॉन में u कितना दिया हुआ था, इमेज डिस्टेंस कितनी दी हुई थी, दैट इज -25, तो -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे और आगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर अपॉन में -25 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा H2/H1। अच्छा क्या हमें हाइट दी हुई है, H1 दिया हुआ था, H1 पहले दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, जो मैंने मिटा दिया बेटा उसमें H1 लिखा था, H1 क्या था, H1 था 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ करेंगे 4, अब ये 4 यहाँ है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो H2 को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो जाएगा 37.54, ठीक है, इसको फिर से मैं लिखता हूँ 37.5 को 75/2 अपॉन में माइनस है तो माइनस को भी यहाँ होल्ड कर देंगे, 25 में 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा बेटा 75/2 इंटू 25 इंटू 4, सो ये 25 से जाएगा 3 टाइम्स में और 2 2 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 साइन नेगेटिव -6 सेंटीमीटर। अच्छा गौर करने वाली बात है कि देखो इसमें माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है ये बन रही है इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज बन रही है। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है, तो क्या आ गया नेगेटिव, हाइट क्या है इसकी नेगेटिव -6 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर की जो चीज़ थी वो किससे बन रही है 6 सेंटीमीटर की, -6 सेंटीमीटर। तो इससे पता चलता है कि जो इमेज 4 की थी वो 6 की बन रही है, लेकिन उल्टी बन रही है पर उससे बड़ी बन रही है। तो ये था बेटा कॉन्केव मिरर, ये था इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये एक एग्जांपल था। कॉन्वेक्स का जो मैं है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कॉन्वेक्स का बता दूंगा, ठीक है, और उसके रे डायग्राम्स भी है जो मैं आपको इजीली जो इस तरीके से आप बनाना सीख जाओगे बेटा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं बेटा, इसमें अगर आपको कुछ कमी दिखाई दी या कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि मैं इससे थोड़ा और बेहतर आपको समझा पाऊँ, क्योंकि लाइव तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूँ, पर यह है कि रिकॉर्ड करते हुए नहीं पूछ सकता हूँ, पर आप मुझे बताएंगे तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो जहाँ आपको जो समझ में नहीं आया उसके ऊपर मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री महाकाल।